Good morning, students. In this video, we will read a new chapter of history, class 6th. Chapter number is 7. Name is Ashoka, the emperor who gave up the war. अशोका एक एम्परर था जिसने वॉर को गिव अप कर दिया, वॉर छोड़ दिया था. So let's start our chapter. We start this chapter with a story of a girl. That name is रोशन. रोशन के ग्रैंडफादर ने उसके बर्थडे पर उसको एक गिफ्ट दिया. दैट इज़ द क्रिस्प नॉट का गिफ्ट दिया. वह जो है रोशन एक न्यू कैसेट बाय करना चाहती थी, बट साथ में ही वो उस नोट को देखना भी चाहती थी और उसे फील करना चाहती थी. उसने क्या देखा, उसने नोटिस किया कि इस नोट के एक साइड में एक स्माइली फेस बना हुआ है. किसका? गांधी जी का. राइट साइड में बना हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में छोटे छोटे लायंस हैं. अ सेट ऑफ टीनी लायंस, छोटा सा सेट है लायंस का. वो हैरान रह गई. शी वंडर कि ये लायंस क्यों हैं यहाँ पर, क्या है इनका रीज़न जो ये हमारे कॉइन्स पर इस टाइप का लायंस जो है बनाया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन डिटेल्स ऑफ आवर चैप्टर. अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. सबसे पहले हम एक प्लेस के बारे में रीड करेंगे. मीन्स अ किंगडम और एक एम्पायर. एक बड़ा सा किंगडम जिसे क्या कहते हैं, एक एम्पायर कहते हैं. मीन्स देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन अ किंगडम एंड एम्पायर. यहाँ किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस है बच्चे. किंगडम होता है ऐसा एरिया जिस पर रूलर राज करता हो, किंग. एम्पायर भी एक ऐसा एरिया होता है, बट एम्पायर जो है किंगडम के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है. दैट इज़ एम्पायर एंड दैट इज़ किंगडम. तो यहाँ पर जो अशोका का जो एरिया था, दैट इज़ नॉट किंगडम, दैट इज़ द एम्पायर. इसीलिए उसे एम्परर बोला जाता है. जो किंगडम होता है उस पर रूल करने वाले को किंग बोला जाता है, बट एम्पायर जो होता है उस पर रूल करने वाले को एम्परर कहा जाता है. दैट इज़ द एम्परर. और एम्परर कौन था? अशोका. अशोका के बारे में हम इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं. यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हमारे नोट्स कॉइन्स पर एक जो लायन बने हुए होते हैं उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है. आपने देखा कि यहाँ जो अशोक है उसने सारनाथ, जो हमारा सारनाथ प्लेस है, जैसे कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था, जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना फर्स्ट टीच किया था लेसन, वो सारनाथ में किया था. यहाँ पर सारनाथ में जो है इसने अशोका ने ये लाइन्स बनाए हुए हैं. वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सारनाथ वाले ऑप्शन पे हमने जब रीड किया था इसके बारे में, तो यहाँ पर अशोका ने क्या किया हुआ है, सारनाथ में स्टोन्स पर जो स्टोन पिलर होते हैं उनके टॉप पर ये लायंस बनाए हुए हैं. देखो जैसे ये पिलर है, इस पिलर के टॉप पर जो है ये लायंस यहाँ पर बनाए गए हैं. ये हम अशोका के बारे में रीड करेंगे कुछ. अशोका बहुत ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक रूलर था, जो हमारे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट रूलर्स थे, जो महान पावरफुल किंग्स थे. उनमें से बड़ा ही एक पावरफुल किंग अशोका था. और वो हिस्ट्री में पहला ऐसा किंग था, पहला ऐसा एम्पायर था जिसने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब किया था, अपने इंस्ट्रक्शंस को इंस्क्राइब किया था पिलर्स पर. इंस्क्राइब मीन्स होता है लिखवाना. जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट हम लीफ पर लिखते हैं हाथ से, मैन्यूस्क्रिप्ट होती है वो, बट इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं जब हम किसी पिलर्स पर, रॉक्स पर, स्टोन्स पर लिखवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन. इसने अपने मैसेजेस को पिलर्स पर, रॉक्स पर, इन पर लिखवाया. यहाँ पर किंगडम देख लेते हैं. वाई इज़ किंगडम कॉल्ड एन एम्पायर. इसके किंगडम को एक एम्पायर क्यों कहा जाता है? मैंने अभी बोला ना, क्योंकि बहुत बड़ा एरियाज़ होता है जो उसे किंगडम नहीं एम्पायर बोला जाता है. एम्पायर जिसके ऊपर अशोका ने रूल किया वो उसको उसके ग्रैंडफादर से मिला था.
उसके ग्रैंडफादर ने उसको जो है इस्टेब्लिश किया था। उसके ग्रैंडफादर का नाम क्या था? दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के ग्रैंडफादर थे और इन्होंने 2300 ईयर्स अगो पे राज किया था। ये राजा बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही वाइज इंटेलिजेंट मैन का सपोर्ट मिला था, दैट वाज चाणक्य। और चाणक्य का सेकेंड नेम दैट वाज कौटिल्य। जो चाणक्य के आइडियाज़ हैं वो चाणक्य ने अपनी एक बुक में लिखे हुए हैं। दैट बुक नेम वाज अर्थशास्त्र। और इस बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ये किसने लिखी है? कौटिल्य। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक विच वॉज रिटन बाय चाणक्य? दैट इज कॉल्ड अर्थशास्त्र। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डायनेस्टी के ऊपर। अब डायनेस्टी क्या है? डायनेस्टी क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन जब किसी सेम फैमिली के मेंबर्स राजा बनते चले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायनेस्टी। मान लीजिए जैसे कि आज अशोक हैं, आज मान के चलते हैं हम इसे, आज अशोक किंग है। उससे पहले अशोक के फादर किंग थे बिंदुसार। उससे पहले उसके ग्रैंडफादर किंग थे, दैट इज़ चंद्रगुप्त मौर्य। दैट इज़ कॉल्ड डायनेस्टी। जब एक ही सेम फैमिली के मेंबर्स रूलर्स बनते चले जाते हैं एक के बाद एक, तो दैट इज़ कॉल्ड डायनेस्टी। उस फैमिली को हमेशा एक डायनेस्टी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, जो अशोका का एम्पायर था उसमें काफ़ी सारी सिटीज़ थी जो हमारे यहाँ अभी मैप में भी देखेंगे हम, जिसमें से 3 मेंस जो है इन्होंने इंक्लूड की हुई हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला एक गेटवे है नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से। उज्जैन क्या है? नॉर्थ और साउथ वाले जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ता है, जहाँ पर इस एरिया में मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन्स भी रहते हैं। अब देखिए, हम इसको एक बार मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मैप यहाँ पर दिया गया है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे यहाँ पर तक्षशिला को बोला गया है। नॉर्थ और साउथ वाले जाने वाले रास्ते के बीच में उज्जैन को बोला गया है। और थर्ड है इसका मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र क्या है? ये जो अशोक का जो सारा एरिया था ये वाला, इस एरिया की कैपिटल अशोक ने पाटलिपुत्र को बनाया हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें आपका आएगा पॉइंट, दैट इज कलिंग। जो हमने नाम में रीड किया है अभी, उसको हम डिटेल में रीड करेंगे कि हु गेव अप द वॉर। जिस राजा जिसने वॉर को छोड़ दिया था, और वो वॉर कौन सा था पहले जिसके बाद राजा ने वॉर को छोड़ा था? दैट वाज कलिंग वॉर। कलिंग वॉर के बाद अशोक ने डिसाइड किया था कि वो आज के बाद जो है वॉर नहीं लड़ेगा। देखिए, दूसरे एरियाज़ भी थे इसके अंडर, राजा अशोक के अंडर। तो उसमें काफ़ी सारे विलेजेस में फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स रहते थे, कुछ जो फॉरेस्ट में भी रहने वाले लोग थे जो हमेशा फॉरेस्ट के प्रोड्यूस, मान लीजिए लकड़ी, वुड, ये सब इकट्ठे करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे अपने फूड के लिए। वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस बोलते थे जो अशोक के एम्पायर में रहते थे, जो इस अशोक की पब्लिक थी। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग फूड लेते थे, डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते थे, मतलब उनके अंदर डिफरेंसेस थे। अब यहाँ पर वही बातें बोली गई हैं सेम। हाउ आर द एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? मैंने आपको बता ही दिया है स्टूडेंट्स कि एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस होता है। किंगडम का जो एरिया होता है वो छोटा होता है, एम्पायर का जो एरिया होता है दैट वॉज वेरी बिग। ओके, बिग एरिया होता है। नेक्स्ट हम करते हैं रूलिंग द एम्पायर। जो हम अशोक का ये पार्ट कर रहे हैं, अशोक के पार्ट में जो अशोक का एम्पायर था, जो एरिया था, उस पर उसने कैसे रूल किया। आपको पता ही है, एम्पायर बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था, डिफरेंट पार्ट्स इसके अंदर आते थे और डिफरेंट पार्ट्स पर रूल किया जाता था अलग अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 मेन एरियाज़ के बारे में पढ़ा, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र, जैसा कि अभी हमने लास्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया था। अभी इसमें पाटलिपुत्र जो एरिया था, जो प्लेस था, उस पर जो है अशोक का डायरेक्ट कंट्रोल था। उसके बाद वहाँ पर उसने क्या किया हुआ था, कुछ ऑफिसर्स को लगाया हुआ था टैक्स को कलेक्ट करने में। टैक्स किन किन से लिया जाता था? फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स, इनसे टैक्स लिया जाता था जो विलेजेस में रहते थे, और कई एरियाज़ कौन से, टाउन्स में रहने वाले थे। टाउन्स में रहने वाले एरियाज़ में लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाता था।
उन ऑफिसर्स को जिनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगाया गया था, अगर वो राजा की एम्परर की बात को फॉलो नहीं करते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था। और उन ऑफिसर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए क्या किया जाता था, मैसेंजर्स को रखा जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और उन ऑफिसर्स के ऊपर नज़र रखते थे। उन ऑफिसर्स को सैलरी भी दी जाती थी जो टैक्स कलेक्ट करते थे। ऑफ कोर्स जो एम्परर था वो सरप्राइज था इन सभी से, क्योंकि जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे उनकी हेल्प से, उनके जो है सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से उन सभी के ऊपर सुपरवाइज करता था, मतलब उनके ऊपर नज़र रखता था। कोई सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से, उसके फैमिली मेंबर्स में जितने रिलेटिव्स हैं उनकी हेल्प से वो इन ऑफिसर्स के ऊपर अपनी नज़र रखता था। ये तो हुआ पाटलिपुत्र प्रेस का। उसके बाद है कुछ दूसरे एरियाज़ लाइक तक्षशिला और उज्जैन। यहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ प्रोविंशियल एरिया जो ये है ये कैपिटल है तक्षशिला और उज्जैन, यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, यहाँ इनडायरेक्टली कंट्रोल था अशोक का। बट डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता था, जो अशोक के थ्रू गवर्नर्स जो है अपॉइंट किए गए थे। और ये गवर्नर्स कौन होते थे, इनके फैमिली मेम्बर्स ही होते थे, ये गवर्नर्स बना दिए जाते थे। ये इन एरियाज़ पर जो है कंट्रोल करते थे और ये एरियाज़ के लोग वहीं के अपने लोकल कस्टम्स रूल्स को फॉलो करते थे। ये कैपिटल के एरियाज़ के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा एरियाज़ है सेंटर में पड़ता है जो, और इस वास्ट एरियाज़ के अलावा यहाँ पर कुछ एरियाज़ भी ऐसा है जिस पर मौर्यों ने अपना कंट्रोल किया था, जैसे कि रॉड्स, रिवर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे ट्रांसपोर्ट के लिए। और इन्होंने उन सभी चीज़ों पर जो है अपना कंट्रोल किया था जो इनको जो है अपना रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सके, जो इनको फ़ायदा दे सके, बेनिफिट हो। कुछ लोग जो है अपनी मर्ज़ी से भी इनको चीज़ें देते थे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूट। एक तो इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था पब्लिक के ऊपर, टैक्स तो पब्लिक को कंपल्सेशन होता था, देना होता था कंपल्सरी रेगुलर तरीके से, बट जो ट्रिब्यूट होता था वो लोगों की विलिंग वाला होता था, मतलब लोग चाहे दे चाहे ज़्यादा दे चाहे कम दें, इन दोनों से उनकी जो है रिसोर्सेज मिलते थे मौर्य एम्पायर को। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने लिखा है वो हमें क्या बताता है कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है हमारा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट्स। नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा पार्ट होता है, जो हमारे इस साइड वाले एरियाज़ में होता है। नॉर्थ वेस्ट वाले में पंजाब, हरियाणा, लाइक ऐसे स्टेट्स में क्या फेमस था, ब्लैंकेट इम्पोर्टेंट था ये। और इसके बाद साउथ इंडिया का जो पार्ट है उसमें गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स ज़्यादा फेमस थे। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर फेमस थी। अब ट्रिब्यूट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है स्टूडेंट्स। क्या होता है, जब लोग विलिंगली अपनी कुछ चीज़ें एम्पायर्स के एम्परर को देते हैं, रूलर्स को देते हैं, चाहे वो ज़्यादा है चाहे वो कम है, मोर है और लेस है, बट विलिंगली जो दी जाती है चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूट। यहाँ पे कुछ फॉरेस्टेड वाला एरियाज़ भी था, जैसे कि हमने लास्ट पैराग्राफ में भी डिस्कस किया था कि जो फॉरेस्ट में रहते थे लोग हंटिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, और ये जो एरियाज़ के लोग थे वो एम्परर को क्या चीज़ें देते थे, कई टाइप की चीज़ें देते थे, लाइक एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स, ये सब चीज़ें जो है मौर्य ऑफिशियल्स को दी जाती थी। अब हम रीड करते हैं यहाँ पर एम्परर द कैपिटल सिटी। जो एम्परर कैपिटल सिटी है ये एक डिस्क्रिप्शन है एक बुक का, जो किसने लिखी है, मैक्सनीज ने। मैक्सनीज कौन था, हु वाज मैक्सनीज? मैक्सनीज वाज अ एम्बेसडर। एम्बेसडर था ये, एक राजदूत था, जो किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त के पास। ठीक है, ये मैक्सनीज ने अपनी एक बुक लिखी थी और उस बुक में उसने एम्परर और इसकी सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था। अब देखिए इसने राजा के बारे में क्या लिखा है अपनी बुक में, कि इसने बोला है कि जब भी कभी एम्परर अपनी पब्लिक से मिलने जाता था तो वो सिंपली ऐसे नहीं मिलता था, वो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था। और वो कैसे जाता था, एक गोल्डन की प्लैंकी पालकी में बैठकर जाता था, जो सोने की गाड़ी होती है ना उसमें बैठ के जाता था। और उसके जो ऑफिसर्स होते थे वो भी गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड हुए एलिफेंट्स पर बैठकर जाते थे, उसके गार्ड्स। और कुछ ट्री साथ में लेके जाते थे, जो वो उसके फुट वाले गार्ड्स होते थे वो पकड़े रहते थे, जो राजा के चारों तरफ, हेड के चारों तरफ होते थे, उनके ऊपर बर्ड्स बैठे होते थे। कुछ वीमेंस उनके साथ होती थी जिनके पास वेपन्स होते थे।
क्यों? क्योंकि उसको डर होता था कि कोई उसे मार ना दे, राजा को कोई किल ना कर दे, इसलिए ये सारी प्रोटेक्शंस जो है राजा के साथ में की जाती थी। यहाँ पर राजा के लिए और भी कुछ प्रोटेक्शंस थी, जैसे कि राजा कभी भी डायरेक्ट फूड को टेस्ट नहीं करता था। उसके फूड के टेक करने से पहले उसका स्पेशल जो सर्वेंट होता था वो फूड को टेस्ट करता था उसके खाने से पहले। और कभी भी राजा सेम बेडरूम में 2 रातें कंटिन्यूअसली नहीं सोता था। ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा एम्परर के बारे में। अब एम्परर की सिटी जिसके बारे में हमें पढ़ना है दैट वाज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी, आज क्या है? पटना जिसे हम कहते हैं, एंड पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की पटना कैपिटल है। इसके बारे में मैग्स्थनीज ने क्या लिखा है कि ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी वॉल्स इसके चारों तरफ बनाई गई हैं। मान लीजिए ये जो है हमारा सिटी है पाटलिपुत्र, और इसके चारों तरफ जो है वॉल्स बनाई गई, और उस वॉल्स में कितने गेट्स हैं? 64 गेट्स। 64 गेट्स लगाए गए हैं। फिर 570 उसमें टावर्स हैं। कुछ ऐसे सिस्टम यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे जो हाउसेस बने हुए हैं वुड के, मड ब्रिक्स के, कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। इवन जो किंग का पैलेस है वो भी वुड का बना हुआ है, बट वो स्टोन के साथ डेकोरेटेड है। उसके चारों तरफ गार्डन है। ये सब चीज़ें की फैसिलिटीज़ मैग्स्थनीज ने डिस्क्रिप्शन किया है जो अशोक के टाइम पे था। अपनी बुक में मैग्स्थनीज ने ये चीज़ें लिखी हैं। नेक्स्ट देखिए, अशोका अ यूनिक रूलर। अशोका अ यूनिक रूलर क्या है? अशोका का यूनिक रूलर के बारे में देखिए। अशोका के बारे में पढ़ते हैं। अशोका किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? मौर्य डायनेस्टी से। और वो ऐसा फर्स्ट रूलर था, एक ऐसा फर्स्ट किंग ऐसा था जिसने अपने मैसेजेस को स्टोन्स पर, पिलर्स पर लिखवाया था। और उसने लिखवाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया था? प्राकृत का। और जो स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जिसे हम लिपि कहते हैं हिंदी में, दैट वॉज ब्राह्मी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इसने अपने मैसेजेस को लिखवाने के लिए यूज़ किया था। अब अशोका का वॉर, कलिंग का। कलिंग एक प्लेस का नेम है, जैसे कि अभी हमने देखा था, और उसकी लोकेशन कहाँ है हमारे मैप पर? जो हमारा उड़ीसा स्टेट है उसका कोस्टल वाला एरिया। कोस्टल वाला एरिया मीन्स यहाँ पर ऐसे हमारा इंडिया है, यहाँ पर उड़ीसा है। ये वाला जो एरिया है ये हमारी बे ऑफ बंगाल है। ये वाला एरिया क्या है? कलिंग है। ये वाला एरिया कलिंग है। तो ये कोस्टल उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पर अशोका ने कलिंग को जीत लिया था, बट वो जीतने के बाद भी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वहाँ पर वायलेंसेस, लड़ाई झगड़े देखकर, वहाँ पर ब्लड देखकर उसने डिसाइड किया कि वो आज के बाद कोई भी वॉर नहीं फाइट करेगा। वो एक ऐसा राजा था हिस्ट्री में, वर्ल्ड में हमारे, कि जिसने जो है वॉर जीतने के बाद वॉर छोड़ने के लिए डिसाइड किया था। वो क्योंकि बेटा कि वो कलिंग जो है जीत चुका था, बट फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो आज के बाद वॉर नहीं करेगा। आगे देखिए, अशोका's इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जो अशोका है उसने अपने मैसेजेस को स्टोन्स पर, पिलर्स पर लिखवाया था। उसमें से एक उसका मैसेज यहाँ पर दिया गया है जो किसके बारे में था? कलिंग वॉर के बारे में था। अब हम उसको रीड करते हैं कि ये कलिंग वॉर के बारे में अशोक ने क्या मैसेज लिखवाया हुआ है। अशोक कहते हैं उस मैसेज में कि उसके राजा बनने के 8 ईयर्स बाद कलिंग को उसने जीता था। और कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था? मोर देन 1.5 लाख पीपल कैप्चर किए गए थे, पकड़े गए थे, और मोर देन 1 लाख पीपल वहाँ पर मारे गए थे उस वॉर में। यहाँ पर क्या बोलता है ये कि मुझे इससे बहुत दुख हुआ। क्यों ना हो, क्योंकि जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड को, मतलब कोई दूसरे राजा वाली लैंड को जब जीता जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे को बंदी बना लिया जाता है, पकड़ के रख लिया जाता है, जैसे सर्वेंट्स वगैरह बना लिया जाता है, और ब्राह्मण्स, मॉन्क्स, ये सब भी मारे जाते हैं वॉर में। और उसने बोला है अशोक ने कि जो लोग अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के प्रति दयालु हैं, काइंड हैं, उनके भी फ्रेंड्स मर जाते हैं, या तो उन्हें स्लेव्स बना लिया जाता है या वो मर जाते हैं जो उनसे
प्यार करते हैं वो उन्हें खो देते हैं। यहाँ पर राजा क्या कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज के बाद धम्म को ऑब्ज़र्व करूँगा, धम्म को फॉलो करूँगा और लोगों को भी धम्म की टीचिंग दूंगा, धम्म के बारे में बताऊंगा। धम्म क्या है स्टूडेंट्स? एक रिलीजन है, अभी हम इसको डिटेल में रीड करेंगे। इसने बोला कि किसी भी एरिया को, किसी भी पीपल को अगर विन करना है, जीतना है, तो धम्म के अलावा कोई और दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे आदमी को अच्छे तरीके से जीता जा सके। मतलब फोर्सफुली हम किसी आदमी को नहीं जीत सकते, हम धम्म के थ्रू आदमी को बहुत अच्छे तरीके से जीत सकते हैं। इसने बोला है अशोक ने कि मैं इस मैसेज को इसलिए लिखवा रहा हूँ फ्यूचर के लिए, ताकि लोग इसे पढ़ सकें और मेरा बेटा और मेरा ग्रैंड सन अगर इसे पढ़ता है तो वो कभी भी युद्ध के बारे में ना सोचे। इसलिए मैं ये मैसेज स्टोन पर, पिलर्स पर लिखवा रहा हूँ। उसने ये बोला है कि वो वॉर करने की ना सोचे मेरे सन और मेरे ग्रैंडसन, बल्कि क्या सोचे कि इस धम्म को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करना है, फैलाना है, इस चीज़ के बारे में उसके बच्चे सोचें। यहाँ पर धम्म का दिया गया है कि धम्म प्राकृत वर्ड है। जैसे संस्कृत के लिए धर्म यूज़ किया जाता है, वैसे प्राकृतिक वर्ड में धम्म कहा जाता है। अब देखिए अशोकास धम्म, ये अशोका का धम्म है क्या? जैसे मैंने अभी बताया ना कि अशोका ने बोला कि वो आज के बाद धम्म फॉलो करेगा, वॉर नहीं फाइट करेगा। तो ऐसे ही वो धम्म क्या था? धम्म एक पीसफुली एरियाज थी। इसमें जो है एक रास्ता ऐसा जिसमें लोग पीसफुली रह सके, कोई फाइटिंग ना कर सके, लिविंग बींग्स को कोई बुरे तरीके से ट्रीट ना करे, उन्हें किल ना करे, ये सारी चीज़ें धम्म में जो है इंक्लूड की थी। धम्म कोई किसी ऐसी गॉड या गॉडेसेस की पूजा नहीं था कि धम्म हमने रिलीजन ले लिया तो हमें किसी गॉड की पूजा करनी है, वर्शिपिंग करनी है, किसी गॉडेसेस की वर्शिपिंग करनी है। नो, देयर इज़ नथिंग इन दिस। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसने महसूस किया अशोक ने कि जैसे एक फादर अपने चिल्ड्रन को टीच करता है, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को टीच करता है, वैसे ही मुझे अपनी पब्लिक को टीच करना है। मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी जनता को, मैं अपनी पब्लिक को टीच करूं। और वो टीच किस तरीके से कर सकता है? अच्छी बातें टीच कर सकता है ना। अब देखिए बस स्टूडेंट्स, कोई भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। इसलिए अशोक कहता है कि मुझे ऐसे ही सेम अपनी जनता को टीच करना है कि वो गलत रास्ता ना अपनाएं। और इसलिए उसने बुद्ध रिलीजन को भी फॉलो किया अशोक ने। यहाँ पर अशोक के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इस रास्ते को अपनाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लाइक उसके एरियाज़ में बहुत डिफरेंट कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते थे, अपने रिलीजन को सुपीरियर समझते थे, दूसरे रिलीजन्स को इन्फीरियर समझते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती थी लोगों के बीच में। एनिमल्स को मार देते थे, उन्हें सेक्रीफाइस कर देते थे, जैसे उनकी बलि चढ़ाना, उनको मार देना किसी पूजा के लिए, किसी वर्शिपिंग के लिए। स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। इवन इतना तक था कि वहाँ फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी लड़ाइयाँ होती रहती थी, नेबर्स के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अशोक ने अपने एरिया में फील की थी। तो अशोक अब क्या फील करता है कि मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। तो इसलिए उसने क्या किया, एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट किया जिसको किसके नाम से जाना जाने लगा? धम्म महामत्तम। धम्म महामत्तम के नाम से उस ऑफिसर को जाना जाने लगा। और उसे क्या कहा, उसका क्या वर्क था कि वो प्लेस टू प्लेस जाता और लोगों को टीच करता किसके बारे में? धम्म के बारे में। और धम्म जो था वो अशोक ने एक इंस्क्रिप्शंस करवाई हुई थी, उसको एक स्टोन पिलर पर लिखवाया हुआ था। देखिए अशोका ने अपने मैसेजेस कहाँ कहाँ इंस्क्राइब करवाए हुए थे स्टूडेंट्स? रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर। जो वो अशोक जो थे वो अपने ऑफिसर्स को भी इंस्ट्रक्टर करते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे। क्या इंस्ट्रक्शंस देते थे? कि जो लोग खुद इन मैसेजेस को रीड नहीं कर सकते हैं वो इनके लिए मैसेजेस को रीड करें। ऑफिसर्स को, उन लोगों को वो मैसेज रीड करके बताना है कि इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है।
अशोका ने अपने मैसेंजर्स थे, लाइक जो ये ऑफिसर्स थे धम्म महामत्तम, इनको ना केवल सिर्फ इंडिया में ही बल्कि इंडिया से बाहर भी धम्म को फैलाने के लिए भेजा, लाइक सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीक में, श्रीलंका में, इनमें जो है इसने ये धम्म जो है फैलाया। और अशोका ने क्या वर्क किए स्टूडेंट्स, जैसे कि अशोका ने रोड्स बनवाए, वेल्स बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए। रेस्ट हाउसेस बनवाने के बाद जो उसने ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की अरेंजमेंट की, लाइक स्टोर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, इन सभी की जो है अरेंजमेंट्स अशोक ने की थी। ये है हमारा अशोक वाला चैप्टर। ये मैसेजेस दिए हुए हैं, अशोक का मैसेज है उसके सब्जेक्ट्स, उसकी जनता के लिए, कि लोग जो है बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो दे फॉल इल, और वो बीमार होते हैं जब बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी पूजा करते हैं। कब करते हैं, जब वो या तो बीमार होते हैं, या फिर उनके बच्चे की मैरिज होती है, या फिर उनके घर कोई चिल्ड्रन बॉर्न होता है, या फिर वो कहीं जर्नी पे जाते हैं। ऐसे कई काम हैं जिनमें लोग काफ़ी सारे पूजा पाठ, रिचुअल्स फॉलो करते हैं। ये क्या कहता है अशोक कि ये रिचुअल्स अच्छे नहीं हैं, ये यूज़फुल नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इन रिचुअल से, इन पूजा पाठों से, इन रीति रिवाजों से। ये कहता है कि इंस्टेड, इसकी बजाय लोगों को क्या करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। दैट वाज मोर फ्रूटफुल, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। हमें ऐसे और भी कई काम करने चाहिए, कुछ और काम करने चाहिए जिससे कि हमें फ़ायदा हो सके। अब देखिए कौन कौन से इसने काम बताए हुए हैं, कि हमें जेंटल रहना चाहिए अपने स्लेव्स, अपने सर्वेंट्स की तरफ। मान लीजिए स्टूडेंट्स, किसी के घर में कोई सर्वेंट लगा हुआ है तो उसके घर वाले पर्सन्स को, फैमिली मेम्बर्स को सर्वेंट के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जेंटली ट्रीट करना चाहिए, ना कि इल ट्रीट, बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। अशोक क्या कहता है और क्या काम करने चाहिए हमें। सेकंड हमारा, एक बड़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड, जो क्रिएचर्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनके साथ दया की फीलिंग रखनी चाहिए, अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। जो ब्राह्मण्स हैं, मॉन्क्स हैं, उन्हें हमें गिफ्ट देने चाहिए। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने रिलीजन की तो अच्छाई करे, दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जैसे हिंदू और मुस्लिम्स हैं, दो पर्सन्स हैं, तो हिंदू वाला कहता है कि मेरा धर्म अच्छा है, मुस्लिम रिलीजन अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ना ही हमें अपने रिलीजन की प्रेज करनी चाहिए और ना ही हमें दूसरे की क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। हमें बल्कि सभी के रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम अपने रिलीजन की प्रेज करते हैं और दूसरों की क्रिटिसाइज़ करते हैं, बुराई करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे अपने रिलीजन के लिए। इसलिए यहाँ पर सभी को समझना चाहिए, जो उसके मेन आइडियाज़ हैं दूसरे रिलीजन्स के, उनको समझना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं अशोक ने अपनी पब्लिक को फॉलो करने के लिए बोला है। यहाँ पर क्या बोला गया है, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या लिखा है, ही इंस्ट्रक्ट स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। हमें ऐसी लैंग्वेजेस बोलनी चाहिए जो ईजिली हम समझ सकें और उससे अच्छे तरीके से हम सीख सकें। इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारी जो है बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।